हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रयाग स्टडी पर। क्लास को शुरू करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए लाइफ है। तो आई होप कि आप वो लाइक जरूर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के महज कुछ दिन बचे हुए हैं और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मेंटली प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे समय में एक प्रॉपर प्लानिंग और सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है, क्योंकि बिना निशाने के अंधेरे में चलाई गई तीर कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। हम आपके लिए 15 डेज स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। इन 15 दिनों में हम कंप्लीट मैथ और साइंस को खत्म करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम कम है तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, तो देखते हैं कि भाई लाइफ प्रोसेस है क्या। लेकिन लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें बायोलॉजी समझना है। तो देखते हैं, बायोलॉजी इज नथिंग, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग या आप लाइफ भी कहते हैं। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, इसका मतलब है लाइफ की स्टडी करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। प्लांट एंड एनिमल बोथ आर द लिविंग, प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग है। सो बायोलॉजी इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल। बायोलॉजी के अंदर प्लांट की भी स्टडी और एनिमल की भी स्टडी आएगा। अब क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों बायोलॉजी के अंदर है तो हम अपनी कंफर्टेबल के लिए इस बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, तो देखते हैं बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, जूलॉजी एंड बॉटनी। सो व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी आल्सो मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। जूलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जूयॉन जिसका मतलब होता है एनिमल एंड लोगोस जिसका मतलब होता है टू स्टडी। एनिमल की स्टडी करना जूलॉजी कहलाता है। टू स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। सो बॉटनी को देखते हैं। बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बोटेन जिसका मतलब होता है हर्ब। बोटेन भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बोस्किन जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। एंड बोस्टीन इज फर्दर टेकन फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड बोयस जिसका मतलब होता है एनिमल। वंस अगेन हमने कहा बॉटनी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बोटेन जिसका मतलब होता है हर्ब। बोटेन भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बोस्किन जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। एंड बोस्किन इज टेकन फ्रॉम बोयस जिसका मतलब होता है एनिमल। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल के चरने संबंधी स्टडी करते हैं। और एनिमल चरता क्या है? प्लांट। तो हम डायरेक्ट ये कह ले कि प्लांट की स्टडी करना बॉटनी कहलाता है। टू स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। Theophrastus is called father of botany and Aristotle is called father of zoology. Remember it. अब क्योंकि हम बायोलॉजी में लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग की स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि लिविंग है क्या? लिविंग कुछ नहीं है। हम अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम बताएंगे वो जो कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं हम उनको लिविंग कहते हैं, और जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं। दोज हु कैन परफॉर्म बेसिक फंक्शन आर कॉल्ड लिविंग एंड दोज हु कैन नॉट परफॉर्म बेसिक फंक्शन आर कॉल्ड नॉन लिविंग। मतलब जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है लिविंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता नॉन लिविंग। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आ गया कि भैया ये बेसिक फंक्शन क्या है, ये बेसिक फंक्शन क्या चीज है? ये तो समझ में आ गया कि जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा लिविंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा नॉन लिविंग। बट व्हाट इज द बेसिक फंक्शन? आप अपने चारों तरफ लुकआउट करो, बहुत सारे आपको लिविंग दिख जाएंगे। एनिमल्स, प्लांट ये लिविंग है, ये बोर्ड, ये पेन, बुक, टेबल, चेयर, दुनिया भर की चीजें आपको अपने चारों तरफ नॉन लिविंग दिख जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आप बेसिक फंक्शन के बेसिस पर कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग? उसके लिए आपको बेसिक फंक्शन समझना पड़ेगा। सो बेसिक फंक्शन कुछ नहीं है, वो प्रक्रियाएं, वो प्रोसेस जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं। द प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाई अस टू कीप देमसेल्फ अलाइव, या द प्रोसेस विच इज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देमसेल्फ अलाइव। वो सभी प्रोसेस, वो सभी प्रक्रियाएं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है खुद को जिंदा रखने के लिए, उन प्रक्रियाओं को हम
बेसिक फंक्शन कहते हैं। जैसे हम मूवमेंट करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, हम न्यूट्रिशन करते हैं, खाना खाते हैं खुद को अलाइव रखने के लिए, हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करते हैं अपने सारे फंक्शन को करने के लिए। इसका मतलब रेस्पिरेशन भी हम खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। हम एक्सक्रेशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं खुद को अलाइव रखने के लिए। जो भी प्रोसेस हम खुद को अलाइव रखने के लिए करेंगे वो प्रोसेस बेसिक फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब जो मूवमेंट कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, एक्सक्रेशन कर सकता है, न्यूट्रिशन कर सकता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकता है, उन सबको, उन प्रोसेस को हम बेसिक फंक्शन कहेंगे। और जो भी ये परफॉर्म करेगा वो लिविंग कहलाएगा, और जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो नॉन लिविंग कहलाएगा। सो द फंक्शन और प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देमसेल्फ अलाइव इज कॉल्ड बेसिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेस हम खुद को अलाइव रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, इसलिए इन प्रोसेस को हम बेसिक फंक्शन कहेंगे। सारे बेसिक फंक्शन को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्फ alive and all the basic functions are collectively called life process। सभी बेसिक फंक्शन को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब क्योंकि लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना है मूवमेंट, क्या पढ़ना है? मूवमेंट पढ़ना है, तो देख लेंगे। न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन करना है, एक्सक्रेशन पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ये सारे बेसिक फंक्शन इस चैप्टर में हमको डिटेल में स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मूवमेंट को और देखते हैं कि मूवमेंट है क्या। आप अपनी लैंग्वेज में बता लें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मूवमेंट कहलाता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं द चेंज इन पोजीशन, व्हाट? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मूवमेंट। स्थान में परिवर्तन ही मूवमेंट है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मूवमेंट कहलाता है। प्लांट और एनिमल अलग अलग तरह से मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। प्लांट के एनिमल को कर्वेचर कहते हैं और एनिमल के मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं, जिसमें एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल कंडीशन। सो प्लांट एंड एनिमल दोनों मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन दोनों का मूवमेंट अलग अलग होता है। एनिमल के मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन, इन विच दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल कंडीशन, whereas the movement of plant is called curvature, in which plant bend their body part towards some stimulus such as sunlight, water, gravity, etc. So the movement is most important sign of the living organism. मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है विच इंडिकेट वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। मूवमेंट किसी भी चीज का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, जो ये सिद्ध करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि वो जीवित है या मृत है। प्लांट और एनिमल दोनों परफॉर्म करते हैं मूवमेंट, लेकिन अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे में परफॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं, मैंने आपको बता दिया द movement of animal is called locomotion, in which they move from one place to another place in search of food and favorable condition। देखिए ये लोकोमोशन शो कर रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो एनिमल के मूवमेंट को लोकोमोशन, जिसमें एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है फूड और फेवरेबल कंडीशन की खोज में, जबकि प्लांट के मूवमेंट को कर्वेचर कहते हैं, जिसमें प्लांट अपने बॉडी पार्ट को कुछ परिवर्तन की तरफ, कुछ स्टिमुलस की तरफ, जैसे जिधर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे उधर रूट बेंड कर जाता है, जिधर से सनलाइट आती है प्लांट अपने स्टेम को उधर घुमा देता है। तो प्लांट का ये एक तरह का मूवमेंट है, लेकिन इस मूवमेंट को हम कर्वेचर कहते हैं। अब कभी कभी होता है कि हम मूव नहीं कर रहे, चलो मैं खड़ा हो गया, अब क्योंकि मूवमेंट, अब मैं तो लोकोमोशन नहीं कर रहा हूं, आई एम एनिमल, मैं एक एनिमल हूं, लेकिन मैं लोकोमोशन नहीं कर रहा हूं। अब आप ये कैसे कहेंगे कि मैं मूवमेंट कर रहा हूं, या हम मूवमेंट के बेसिस पे आप ये कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे ये डिफाइन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मैं लिविंग हूं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन या कर्वेचर करे या ना करे, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है और सेल
एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बना जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली एक तरह का मूवमेंट परफॉर्म करता रहता है और उस मूवमेंट को हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी में हर समय होता रहता है, चाहे हम खड़े रहें, बैठे रहें, सोते रहें, हम लोकोमोशन करें या ना करें। सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोकोमोशन करें या ना करें, बट ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ हमारे बॉडी में होता रहता है। अगर आपको डिफाइन करना हो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या, तो आप बहुत आसानी से बताएंगे। All living organisms are made up of cell, and that cell is made up of still smaller particle called molecule. That molecule perform a type of movement continuously throughout the life, which is called molecular movement, जिसको हम molecular movement कहते हैं। ये molecular movement हर living organism का एक important sign होता है। ये देखिए, all living organisms are made up of cell, and that cell is made up of still smaller particle called molecule. That molecule perform a type of movement called molecular movement. Molecular movement is essential for the existence of life. Molecular movement life के existence के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से ही हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। ये देखें, मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक बॉडी रिपेयरिंग, ग्रोथ। ये हमें संरचना देता है, स्ट्रक्चर देता है हमारी बॉडी को, और मटेरियल के एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है। किसके किसके बीच में? सेल, एक सेल का दूसरे सेल से, या सेल और उसके सराउंडिंग में मटेरियल की अदला बदली में ये हेल्प करता है। द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ इवन व्हेन वी आर नॉट इन द मूवमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट को थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म करता रहता है, तब भी जब हम लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर वायरस आज तक एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। वायरस के बारे में आज तक ये मतभेद है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। कैसे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पे। कैसे? मैंने कहा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उसकी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा ही होगा। उसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर ये वायरस भाई साहब आज तक एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म बने हैं कि ये जीवित हैं या मृत हैं। कैसे? बात यह है कि वायरस दो लिविंग स्टेट को परफॉर्म करता है, दो अवस्थाएं शो करता है, एक तो लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। एक लिविंग स्टेट शो करता है और एक नॉन लिविंग स्टेट शो करता है। जब वायरस किसी बॉडी के, किसी होस्ट के, किसी एनिमल के अंदर इंटर करता है तो यह मॉलिक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और जब वायरस होस्ट के बॉडी से या एनिमल के बॉडी से बाहर निकलता है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद कर देता है। भैया दोनों कंडीशन शो कर दिया, होस्ट के अंदर गया तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करना शुरू कर दिया, दैट इज द साइन ऑफ लिविंग। और जैसे ही होस्ट के बॉडी से बाहर निकलेगा वायरस, इसके बॉडी में मॉलिक्यूलर, वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट ना होना, दैट इज द साइन ऑफ नॉन लिविंग, क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हर लिविंग में होता है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो नॉन लिविंग है। इसी चक्कर में ये भाई साहब वायरस आज तक एक कंट्रोवर्सी बने हुए हैं कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। जो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब कुछ मैंने इसमें लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं। कर्वेचर, मैंने कहा प्लांट के मूवमेंट को कर्वेचर कहते हैं, जिसमें वो अपने बॉडी पार्ट को कुछ स्टिमुलस की तरफ घुमा देता है, जैसे सनलाइट की तरफ, वाटर की तरफ, ग्रेविटी की तरफ। समझ नहीं आया सर? प्लांट का मूवमेंट, प्लांट तो एक जगह दूसरी जगह जाता नहीं, क्योंकि वो बिकॉज प्लांट्स आर फिक्स इन द सॉइल बाय देयर रूट्स, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन प्लांट एक तरह का मूवमेंट शो करता है, प्लांट का वो मूवमेंट कर्वेचर कहलाता है। कर्वेचर में प्लांट अपने बॉडी पार्ट को, जैसे स्टेम को, रूट को, कुछ स्टिमुलस की तरफ, कुछ परिवर्तन की तरफ घुमा देता है, और यही प्लांट का मूवमेंट कहलाता है, जिसे हम कर्वेचर कहते हैं। आइए देख लेते हैं। अब प्लांट के इस कर्वेचर को स्टिमुलस के बेसिस पर, परिवर्तन के बेसिस पर
कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। अगर प्लांट सनलाइट की वजह से बेंड कर जाए, प्लांट का स्टेम अगर सनलाइट की वजह से बेंड कर जाए तो इसको कहते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट विच इज कॉज्ड बाय सनलाइट। आप याद रखेंगे फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब प्लांट में मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, किस स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, तो स्टिमुलस के बेसिस पर प्लांट के मूवमेंट को या स्टिमुलस के बेसिस पर कर्वेचर को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे फोटोट्रॉपिज्म, प्लांट का वो मूवमेंट जो सनलाइट की वजह से हो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इधर देखें, ये सन भगवान है अपने, सनलाइट इधर से आ रही है, इस वजह से ये स्टेम इधर घूम गया। सेकेंड आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट विच इज कॉज्ड बाय वाटर। प्लांट का वो मूवमेंट जो वाटर की वजह से हो उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। जिधर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है रूट उधर बेंड कर जाता है। ये देखें, ये रहा इसका रूट और वाटर यहां पर है, वाटर इधर है, इसलिए ये देखें ये रूट इधर घूम गया। प्लांट का रूट क्यों इधर घूम रहा है, वाटर की वजह से, इसलिए इस कर्वेचर को हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये देखें यहां पर वाटर ये है, ये वाटर है, इधर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है इसलिए ये रूट इधर बेंड कर गया, जो हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट को शो करता है। फिर अगला आता है जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट विच इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी। जियो से आप याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे, जियो से आप याद रखेंगे। सो देख लेते हैं, ये रहा जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। द मूवमेंट ऑफ प्लांट विच इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट। ये डायग्राम ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम आया हुआ है 1 नंबर में। अगर प्लांट को हम इस तरह हॉरिजॉन्टली रख दें लैंड पर, जमीन पर, ये हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया, ये आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि इस प्लांट का जो रूट है वो नीचे की तरफ घूम जाएगा और स्टेम ऊपर की तरफ घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है। प्लांट का स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में ग्रो करता है और रूट हमेशा ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। और ग्रेविटी लगता कहां है, ग्रेविटी लगता है डाउनवर्ड। तो रूट आप कैसे भी प्लांट को रख दें, रूट अपने आप नीचे घूम जाएगा, क्योंकि रूट का ग्रोथ हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है और स्टेम का ग्रोथ हमेशा नेगेटिव ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है। सो ये भी जियोट्रॉपिज्म का, ये देखें जो कि मैंने आपको बताया थिग्मोट्रॉपिज्म, प्लांट का वो मूवमेंट जो ऑब्जेक्ट के टच के द्वारा हो उसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। जिधर ऑब्जेक्ट, ये स्टिक है, दिस इज द स्टिक, एक छड़ी है, इसको कहते हैं टेंड्रिल, जो प्लांट को सपोर्ट देता है। जिधर ये टेंड्रिल, जैसे ही टेंड्रिल इस स्टिक के कांटेक्ट में आएगा ये इधर ही ग्रोथ करेगा और इसको पूरी तरह से लपेट लेगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जिधर टच में आया, प्लांट ये टेंड्रिल उधर ही ग्रोथ करना शुरू कर दिया, उधर ही मूव करना शुरू कर दिया। इस मूवमेंट को हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि इसका इस तरफ मूव करना, ग्रोथ करना टच की वजह से हो रहा है। सो आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पे आते हैं। मूवमेंट खत्म होता है और शुरू करते हैं अब न्यूट्रिशन को। देखो न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, फूड को बॉडी के अंदर लेना और उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट से आया हुआ है। सो देख लेते हैं न्यूट्रिएंट और फूड, ठीक है। शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, फूड को बॉडी के अंदर लेना और उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट से लिया गया है। तो देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट फूड क्या है। द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर इसेंशियल फॉर एनर्जी, बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी रिपेयरिंग के लिए और एनर्जी के लिए जरूरी होता है, उसे हम फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। हमने तुम्हारे लिए ये सारे फूड ले रखे हैं जो कि जरूरी है हमारे बॉडी ग्रोथ, बॉडी रिपेयरिंग और एनर्जी के लिए। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को
एनर्जी की जरूरत होती है अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अपने सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बिना एनर्जी के ना मैं बोल सकता हूं, ना मैं मूव कर सकता हूं, ना मैं रेस्पिरेशन कर सकता हूं, ना मैं एक्सक्रीशन कर सकता हूं, ना मैं ट्रांसपोर्टेशन कर सकता हूं, ना मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकता हूं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी और अदर बेसिक फंक्शन। हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने दूसरे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और हम ये एनर्जी फूड से ऑब्टेन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी यूज करता है जो फूड से आता है, और इस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये फूड दो टाइप का होगा, एक तो ऑर्गेनिक फूड और दूसरा इनऑर्गेनिक फूड। वो फूड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, उसे हम इनऑर्गेनिक कहेंगे। और जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, द फूड विच कंटेन कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड, एंड द फूड विच डू नॉट कंटेन कार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड में क्या आएगा, ऑर्गेनिक फूड में आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, जिसमें से आपका कार्बोहाइड्रेट एग्जाम में आता है, तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। इनऑर्गेनिक फूड जिसमें कार्बन ना हो, जैसे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, क्लोरीन आयन, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। सॉल्ट, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। और क्या, वाटर में भी तो कार्बन नहीं होता, ये भी किस में आएगा, इनऑर्गेनिक में आएगा। तो इनऑर्गेनिक में मिनरल्स आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयंस, सॉल्ट, ये सब मिनरल्स में आएंगे। वाटर दैट इज आल्सो इनऑर्गेनिक फूड। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज टेकन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज किया जाते हैं, कंज्यूम करते हैं हम। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कौन, कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम इसे यूज करते हैं। इसको सेल्यूलर फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट ही तोड़ा जाता है, रेस्पायर किया जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। इसलिए तो इसको सेल्यूलर फ्यूल कहा जाता है। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च। जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है दैट इज द ग्लूकोज, और सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दैट इज द स्टार्च। हमने तुम्हारे लिए ये सारे ग्रेन्स ले रखे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सो आप ग्रेन्स ले ले, जैसे राइस, वीट, जितने भी ग्रेन हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, है ना। ये सारे एग्जांपल हमने आपके लिए ले रखे हैं जहां से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत क्यों है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपने अदर बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, जैसे मूवमेंट कर सके, एक्सक्रीशन कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सके, मूवमेंट कर सके। इनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नीड ऑफ न्यूट्रिएंट और फूड, फूड की जरूरत क्यों भाई, न्यूट्रिएंट की जरूरत क्यों है, जरूरत है प्रिवेंट अस फ्रॉम एजिंग, बुढ़ापे को कम करता है, इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, इंप्रूव योर वेलबींग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन आपको स्वस्थ रखता है, फुल ऑफ एनर्जी रखता है, इंप्रूव योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि आप रोगों से आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता हो, इंप्रूव योर एबिलिटी टू रिकवर इंजरी और इलनेस, न्यूट्रिएंट की जरूरत है ताकि कोई इंजरी हो जाए, किसी तरह की बीमारी हो जाए तो जल्दी से जल्दी आप इंप्रूव कर सकें। न्यूट्रिएंट रिड्यूस द चांस ऑफ क्रॉनिक डिजीज, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ताकि हमें किसी तरह का क्रॉनिक डिजीज ना होने पाए। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, ऐसे डिजीज जो
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ऐसे रोग जो लंबे समय के लिए होते हैं उनको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, और ऐसे डिजीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, उनको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। जैसे फीवर ले लो, 2-4 दिन में सही हो जाता है, कोल्ड जुकाम ले लो 2-4 दिन में सही हो जाएगा, टाइफाइड 4 से 10 दिन में सही हो जाएगा, डेंगू 4 से 10 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज हो गया तो लंबे समय में, कैंसर हो गया तो लंबे समय में, बात समझ में आ रही? तो जो लंबे समय के लिए होता है उसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। न्यूट्रिएंट क्या करता है? रिड्यूस द चांस ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज के चांस को कम कर देगा। जैसे हार्ट का कोई डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, इनकी चांस को, इनकी होने की पॉसिबिलिटी को क्या कर देता है? चांस को कम कर देता है। इसलिए न्यूट्रिएंट की जरूरत है। अब न्यूट्रिशन, हमने आपको ये डेफिनेशन दिया, द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करते हैं खुद को अलाइव रखने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा, फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड ही सेल के पास ब्लड लेकर जाता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर उसको जलाती है, तोड़ती है और एटीपी एनर्जी निकालती है, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं खुद को अलाइव रखने के लिए। अब न्यूट्रिशन के मोड कितने हैं? न्यूट्रिशन के मोड, देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक, एंड सेकेंड इज द कीमोसिंथेटिक। अच्छा, फोटो का मतलब होता है लाइट, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सनलाइट का हेल्प करके, सनलाइट का यूज करके फूड को सिंथेसाइज करता है, उसे हम फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सब फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंड सेकेंड इज द कीमोट्रॉपिक, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके फूड का सिंथेसाइज करे, उसे हम कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया सभी केमिकल का यूज करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड का यूज करती है, आयरन बैक्टीरिया आयरन का यूज करती है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रेट या नाइट्राइट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल का यूज करके फूड का सिंथेसाइज करती है। बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक की, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करे, उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको हमने डिवाइड कर दिया सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवरस। सेप्रोफिटिक, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीजों से फूड ऑब्टेन करे, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे मशरूम, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो फूड के लिए और उस पे डिजीज कॉज करे, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा वो पैरासाइट कहलाएगा, और पैरासाइट जिसको फूड प्रोवाइड करेगा वो होस्ट कहलाएगा। जैसे कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा अमरबेल पैरासाइट है जो आपको प्लांट्स में दिख जाएगा। लाइस, जुआ, लीच, टीनियासोलियम, टेपवार्म, ये सब क्या है? पैरासाइट है। सिम्बायोटिक, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाए। एग्जांपल लाइकेन एंड राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इंसेक्टिवोरस, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से फूड ऑब्टेन करे, उसे हम इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल पिचर प्लांट, फोटोसिंथेटिक तो होता है बट इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेता है। संडीव, सो पिचर प्लांट, संडीव, दीज आर द इंसेक्टिवोरस व्हिच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हम आगे डिटेल में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।